Dear students, today we are going to cover some important compounds of D block elements. First compound we are going to study potassium dichromate. पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम क्रोमाइट और से प्रिपेयर करते हैं. एक्चुअल में ये मिक्स्ड और है, आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं FeCr2O4. 3 स्टेप्स के अंदर हम क्रोमाइट और से पोटाशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट इनटू सोडियम क्रोमेट. हम क्या करेंगे, क्रोमाइट और को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर की रोस्टिंग करेंगे. रोस्टिंग का मीनिंग है एयर की प्रेजेंस में हीट करना. तो यहाँ पर हम इसे एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा. फेरस किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में. क्रोमियम +3 से +6. सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है. नॉर्मली ग्रुप 1 कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर हो तो उस केस में ये भी डिकम्पोज हो सकते हैं. इंडिपेंडेंट वे में ये डिकम्पोज नहीं होते हैं. तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +6 हो रही है. तो जो रिजल्टिंग मास है उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे. सोडियम क्रोमेट वाटर सॉल्युबल है, ये कंपोनेंट वाटर इनसॉल्युबल है. तो फिल्टर कर कर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो एस्केप कर जाएगी. इसके बाद हम सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. जो सॉल्यूशन आपको मिला है फिल्ट्रेशन करने के बाद, उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे. एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसे ही बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है. व्हाट विल हैपन व्हेन वी चेंज पीएच ऑन कलर. जो क्रोमेट आयन है उसका कलर क्या होगा, येलो होगा. और जो डाइक्रोमेट आयन है उसका कलर है ऑरेंज. तो जब हम मीडियम एसिडिक लेते हैं तो सॉल्यूशन का कलर येलो टू ऑरेंज हो जाता है. अगर आप बेसिक लेंगे तो ऑरेंज टू येलो. तो यहाँ पर हम सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर रहे हैं. क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर येलो टू ऑरेंज हो जाएगा. अब हम इस मिक्सचर की कूलिंग करेंगे. तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा. तो इसको हम फिल्टर कर कर सेपरेट कर सकते हैं. जो फिल्टर्ड सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सोडियम डाइक्रोमेट प्रेजेंट है. सोडियम डाइक्रोमेट को हम पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हम ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, आपने 11th में स्टडी किया था बिग अनायन को बिग कैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज करता है. तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम सोडियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है. जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो हीट की वजह से पहले तो जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट में कन्वर्ट होगा. अभी हमने जो प्रोसीजर प्रिपरेशन का स्टडी किया उसमें हमें बैकवर्ड चलना है. पोटाशियम डाइक्रोमेट पोटाशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है. क्रोमेट किससे बना था, क्रोमियम ऑक्साइड से. तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी. फिर से आप देख लें, हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था Cr2O3 से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट.
तो जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो डाइक्रोमेट का कुछ पार्ट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट क्रोमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में निकल जाएगी। तो जब आप एल्कलाई के साथ क्रोमेट को ट्रीट करें तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, येलो हो रहा है, क्योंकि डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, कलर येलो से क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है। जब भी कोई भी मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है डी ब्लॉक में, तो वो किस तरह बिहेव कर सकता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने 11th में भी टाइट्रेशन में स्टडी किया था, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और पोटाशियम परमैंगनेट में मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है +6 से +3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका रिडक्शन हो रहा है, तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो रही है। इसका मीनिंग एक क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम कितने हैं, 2, इसलिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। जब भी आप हैलाइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैलोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। X नेगेटिव X2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कहाँ पर जा रही है, 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हैलाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जब आपने आयोडाइड लिया तो हमें क्या मिल रहा है, I2। क्लोराइड लेंगे तो Cl2। जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो पोटाशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम आयनिक इक्वेशन को कंसिडर करें तो डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव में, आयोडाइड I2 में, जो H+ है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही फेरस किस में कन्वर्ट होंगे, फेरिक में कन्वर्ट होंगे। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डाइक्रोमेट जब आप एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से कहाँ पर जा रही है, +3। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, 1। जब भी आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस होना ज़रूरी है, तो इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या मिल रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव +6 फेरस, 2 Cr3 पॉजिटिव, 6 फेरिक आयन। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, 7, प्रोडक्ट साइड 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7H2O। लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 14। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 14H+। तो हमें ध्यान रखना है हैलाइड किस में कन्वर्ट होते हैं, हैलोजन में। फेरस फेरिक में। बैलेंसिंग हमें इसी तरीके से करनी है। जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, सल्फाइट
सल्फेट में कन्वर्ट होगा। जो SN2 पॉजिटिव है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 एंड +4। तो स्टेनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टेनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। H2S सल्फर में जो मेटल सल्फाइड होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सल्फेट में। तो यहाँ पर जो सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी? अगर आप कंपैरिजन करें, सल्फर सेम है, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहे हैं, चार्ज सेम है, एक ऑक्सीजन के गेन का मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट। या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, यहाँ सल्फर की +4 है और यहाँ पर क्या है +6, तो यहाँ पर एक सल्फर के लिए 2 का डिफरेंस है। क्रोमियम के लिए कितना का था यहाँ पर डाइक्रोमेट में? टोटल 6, तो इसलिए हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। क्रोमियम के केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट थी? 6। सल्फर के केस में 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। इसको 6 में कन्वर्ट करने के लिए हम किसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी कोएफिशिएंट 3 आ चुका है, यहाँ पर भी 3। इसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर में। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, जो अदर हैलाइड हैं वो हैलोजन में कन्वर्ट होंगे, स्टेनस स्टेनिक में कन्वर्ट होगा, थायोसल्फेट S2O3 2 नेगेटिव ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फेट प्लस सल्फर। जो थायोसल्फेट है वो सल्फेट प्लस सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप कंपैरिजन करें, यहाँ पर 2 सल्फर, एक सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 3, यहाँ पर 4, यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का गेन हुआ है। तो इसका मीनिंग इस केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से, क्योंकि जब पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है? 6। तो आप ये भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज 3 मोल ऑफ थायोसल्फेट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, किसी साल्ट के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इस टेस्ट में हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज कर रहे हैं। तो जब आप मेटल क्लोराइड और पोटाशियम डाइक्रोमेट के मिक्सचर को हीट करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है जो मेटल क्लोराइड होना चाहिए वो आयनिक होना चाहिए। अगर वो कोवलेंट है, जैसे सिल्वर, मरकरी, लेड, टिन, इनके जो क्लोराइड होते हैं वो कोवलेंट नेचर वाले होते हैं, तो वो ये टेस्ट नहीं देंगे। पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें ऑरेंज कलर के वेपर्स मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। तो जब आप इन वेपर्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं तो हमें सोडियम क्रोमेट का येलो कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो जब भी आप किसी भी साल्ट को पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, आपको रेड ऑरेंज वेपर मिल रहे हैं, फिर इन रेड ऑरेंज वेपर को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं और आपको येलो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट है? क्लोराइड। क्लोराइड प्रेजेंट होगा तभी क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा।
रेड ऑरेंज वेपर मिलेंगे आपको। तो ये टेस्ट क्लोराइड आयन के लिए है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस केस में हमें रेड ऑरेंज वेपर मिल रहे हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ येलो कलर सॉल्यूशन बना रहे हैं। ऐसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए भी पोटाशियम डाइक्रोमेट को एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। जब आप पोटाशियम डाइक्रोमेट को हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं अंडर कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि H2O2 थर्मली अनस्टेबल होता है। तो अगर हमें ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल जाए तो वो किसकी वजह से मिल रहा है? H2O2 की वजह से। H2O2 की प्रेजेंस में जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल रहा है। ये अनस्टेबल है, धीरे धीरे ये क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ब्लू कलर है विद टाइम क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। अगर आपको ये कहा जाए हम पोटाशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड X के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हमें ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल रहा है जो विद टाइम फेड हो रहा है, तो वो कंपाउंड कौन सा है? वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ब्लू कलरेशन किसकी वजह से मिल रहा है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की वजह से। इसकी स्ट्रक्चर क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमने रेडॉक्स वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। मैथमेटिकली अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो +10 है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +8। तो इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कंपाउंड कौन सा है, ब्लू कलरेशन किसकी वजह से मिल रहा है, और यहाँ पर जो ब्लू कलरेशन मिल रहा है वहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो इसका मीनिंग क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा। हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। क्या यहाँ पर सभी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे? यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो सभी ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव आएगा। सभी क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा। तो यहाँ पर सभी बॉन्ड क्या हैं? इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करें, डाइक्रोमेट आयन की बात करें, तो वहाँ पर सभी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होंगे। देखो, इन तीनों को अगर हम कॉन्जुगेशन में लेके चलें विद दिस ऑक्सीजन, तो उस केस में सभी ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी सभी के पास पार्शियल नेगेटिव आएगा। लेकिन जो लोन पेयर देता है कॉन्जुगेशन में उसके पास क्या आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इन रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा, ये इधर देगा। तो कभी ये एटम न्यूट्रल है, कभी ये नेगेटिव है। ऐसे ही कभी ये न्यूट्रल होगा, कभी ये नेगेटिव। नेगेटिव वाला अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन भी कभी नेगेटिव है, कभी न्यूट्रल। ये ऑक्सीजन भी कभी नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, सभी ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इसलिए सभी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट है। इस केस में ऑक्सीजन लोन पेयर देगा। जब ऑक्सीजन लोन पेयर देगा
तो उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अभी ये न्यूट्रल है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर चार्ज क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव, जबकि इन तीनों एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर तीनों के पास पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, लेकिन सभी क्रोमियम बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड जो हमें स्टडी करना है, पोटाशियम परमैग्नेट। इसको हम प्रिपेयर करते हैं पायरोलुसाइट और से MnO2 से। तो पहला स्टेप क्या है, MnO2 को हमें पोटाशियम मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। तो हम पायरोलुसाइट को पोटाशियम कार्बोनेट या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे और इसको हम फिर फ्यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। फ्यूज का मीनिंग क्या होता है, मेल्ट करना। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट। तो जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 में। पोटाशियम लेने का पर्पज ही यही है कि पोटाशियम वाला कंपाउंड बने। तो हमें किसी ना किसी तरीके से ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से लें, चाहे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। तो पोटाशियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो ये पोटाशियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगी MnO2 को K2MnO4 में। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। तो पहले स्टेप में हम पायरोलुसाइट को पोटाशियम मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हम पोटाशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करेंगे पोटाशियम परमैग्नेट में। जो मैग्नेट है वो ग्रीन कलर्ड आयन है। तो जो फ्यूज्ड मास है उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो जो ग्रीन सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसमें पोटाशियम मैग्नेट प्रेजेंट होगा। अब उसमें से हम करंट ऑफ क्लोरीन पास करते हैं, या ओजोन पास करते हैं, या फिर CO2 पास करते हैं। क्लोरीन और ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये पोटाशियम मैग्नेट को पोटाशियम परमैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज। तो K2MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, KMnO4 के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 0 है, और यहाँ पर क्या है, -1, मैग्नीज +6 से +7। तो यहाँ पर पोटाशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन। सिमिलर वे में ओजोन भी खुद तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन सामने वाले को क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज। K2MnO4 को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो कुछ पार्ट तो कन्वर्ट हो जाता है पोटाशियम परमैग्नेट के अंदर, और कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है MnO2 के अंदर। यानी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए CO2 की हेल्प से पोटाशियम परमैग्नेट बनाना गुड मेथड नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट पोटाशियम मैग्नेट का MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, CO2 की हेल्प से पोटाशियम परमैग्नेट बनाना गुड मेथड है नहीं है, इसका रीजन क्या है। तो कुछ पार्ट K2MnO4 का किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। आजकल हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कर ग्रीन सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं परमैग्नेट के अंदर। तो जो ग्रीन सॉल्यूशन है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन कैथोड, निकल एनोड। जब हम करंट पास करेंगे तो एनोड पर जो मैग्नेट आयन है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पोटाशियम परमैग्नेट में। और जो H+ है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। जब
काफ़ी देर तक हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। कूलिंग करने पर हमें KMnO4 के पर्पल कलर्ड क्रिस्टल मिलेंगे। जो पर मैग्नेट आयन है उसका कलर है पर्पल अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। अगर हमने डाइल्यूट लिया हुआ है तो इसका कलर क्या है, पिंक। तो ये पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। तो जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। जैसे आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन किया था, यहाँ पर भी वैसे होगा। KMnO4 डिकम्पोज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, K2MnO4 मीन्स पोटाशियम मैग्नेट के अंदर। पोटाशियम मैग्नेट किससे बना था, MnO2 से, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। जब आप इसे एल्कलाई के साथ हीट करते हैं तब भी इसका डिकम्पोजिशन होता है। पोटाशियम पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटाशियम मैग्नेट में, और साथ में हमें O2 मिल रहा है। ये केस आपको प्रिपेयर करना है जब आप कोल्ड कंडीशन के अंदर H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड के अंदर। ये एक्सप्लोजिव का काम करता है। जैसे हम इसे हीट करेंगे इमीडिएटली ये MnO2 प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। जब सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा गैस इवॉल्व होती है तो वो किसका काम करता है, एक्सप्लोजिव का। हॉट कंडीशन में भी ये डिकम्पोज हो जाता है। पोटाशियम पर मैग्नेट पोटाशियम सल्फेट मैग्नीज सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में रिमूव हो रही है। सल्फर, चारकोल, पोटाशियम पर मैग्नेट, इसको हम एज एक्सप्लोजिव मिक्सचर यूज करते हैं। जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एल्कलाइन, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, 1। न्यूट्रल मीडियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। एल्कलाइन मीडियम में जो पोटाशियम पर मैग्नेट है वो कन्वर्ट होता है K2MnO4 के अंदर। मीन्स सॉल्यूशन का कलर पर्पल से क्या हो जाएगा, ग्रीन। अगर हम फर्दर डाइल्यूशन करते हैं तो प्रोसेस फर्दर भी प्रोसीड हो सकता है, ये MnO2 में कन्वर्ट होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम लेंगे तो प्रोसेस यहीं तक होगा। तो अगर आपने वीक एल्कलाइन मीडियम लिया तो K2MnO4 फर्दर कन्वर्ट होगा MnO2 में। तो सॉल्यूशन का कलर पहले तो पर्पल से ग्रीन होगा, फिर कलरलेस होगा, साथ में हमें ब्राउन पीपीटी ऑफ MnO2 मिलेंगे। न्यूट्रल मीडियम में डायरेक्टली KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 हो रही है। एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की। अगेन क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फेरस को किस में कन्वर्ट करेगा, फेरिक में। जो फेरस आयन है वो मोर साल्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर मोर साल्ट दिया हो तो उस केस में भी हम फेरस आयन ही अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। एसिडिक मीडियम में जो पर मैग्नेट है उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। आयोडाइड I2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम में जो आयोडाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट में। ये केस इंपॉर्टेंट है। H2S get oxidized to sulfur, सल्फाइट SO2 ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में। SO2 कन्वर्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, जो मेटल सल्फाइट हैं वो मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही नाइट्राइट,
नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्जेलिक CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आर्सनाइट ग्रुप 15 एलिमेंट, दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +3 +5। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो IT, हाइयर होगी तो AT। तो ग्रुप 15 वाले +3 से कहाँ पर जाएंगे, +5 में। जो हेलोजन एसिड हैं वो हेलोजन में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O + O2 में, जो परमैग्नेट है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एसिडिक कंडीशन में जो KMnO4 है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो इथाइल अल्कोहल अप टू एल्डिहाइड स्टेज तक ऑक्सीडाइज हो पाएगा। लेकिन अगर आपने अल्कलाइन कंडीशन ली तो उस केस में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज होता है। न्यूट्रल मीडियम में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, जो मैग्नीज सल्फेट है वो MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से +4। अगर आपने उसको ट्रीट किया पोटाशियम परमैग्नेट के साथ। ऐसे जो थायोसल्फेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर प्लस सल्फेट के अंदर, जैसा पोटाशियम डाइक्रोमेट में हो रहा है। एक बिहेवियरल चेंज है, अगर आप एल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड को लेंगे तो वो आयोडेट में कन्वर्ट होगा। तो ये केस आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बेसिक मीडियम में जब आयोडाइड आता है परमैग्नेट के साथ, ओजोन के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है। कोल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी, वहाँ पर बेयर्स रिएजेंट कंज्यूम होगा। इस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, पिंक, क्योंकि हमने इसको डाइल्यूट कंडीशन में लिया हुआ है। तो ये जब कंज्यूम होगा तो पिंक कलर विद टाइम फेड अवे होगा। तो जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमने इसको ट्रीट किया है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। परमैग्नेट के अंदर सभी मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है, न्यूट्रल भी, क्योंकि नेगेटिव और पाई किस में है, कॉन्जुगेशन में। यहाँ भी नेगेटिव और पाई किस में है, कॉन्जुगेशन में। यहाँ भी नेगेटिव और पाई किस में है, कॉन्जुगेशन में। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, तो यहाँ पर सभी के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर है और सभी ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं सभी बॉन्ड यहाँ पर इक्विवेलेंट है। अब हम कवर करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम 6th और 7th पीरियड देखें ग्रुप 3rd के अंदर, ग्रुप 3rd के जस्ट बाद 6th और 7th पीरियड में आपको एक गैप दिखने को मिल रहा है। 57 के बाद डायरेक्टली आपको 72 मिल रहा है, बीच में जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर मिसिंग है। ऐसे ही 7th पीरियड के अंदर 89 के बाद आपको डायरेक्टली 104 मिल रहा है, तो बीच वाले जो एलिमेंट है वो यहाँ पर मिसिंग है। एक्चुअल में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर फिल हो रहे हैं, एफ सब शेल के अंदर फिल हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो 58 से 71 वाले एलिमेंट है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में फिल हो रहा है। ऐसे ही 90 से 103 वाले जो एलिमेंट है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में फिल हो रहा है। तो अगर 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो उन्हें हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स, 5f में फिल होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टेनाइड। जो लैंथेनम है
उसका एटॉमिक नंबर है 57। इसके बाद ही ऐसा हो रहा है, इसलिए इनको लैंथेनोइड्स बोला जा रहा है। ऐसे ही जो 89 एटॉमिक नंबर है वो एक्टिनियम का है, उसके बाद ये हमें गैप देखने को मिल रहा है, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, एक्टेनॉइड्स। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले हम किसी भी पीरियड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं तो पहले एस के अंदर फिल करेंगे। 6th और 7th पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन पहले डी में जाता है, उसके बाद एफ को कम्प्लीटली फिल किया जाता है। जब एफ कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो वापस किसकी टर्न आती है, डी की। डी में हम 1 इसलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि जो एफ ब्लॉक है वो डी के अंदर आ रहा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, तो डी में 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अगर हम 4f सीरीज एलिमेंट की बात करें तो उस केस में सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, दैट इज प्रोमीथियम। बाकी सभी क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम 5f सीरीज की बात करें तो यहाँ पर सभी एलिमेंट क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनको लैब में बनाया गया है, मैन मेड है, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ऐसे एटॉमिक नंबर 103 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांस एक्टिनाइड्स। जो एक्टिनाइड्स के बाद आ रहे हैं उनको क्या बोला जा रहा है, ट्रांस एक्टिनाइड्स। जो यूरेनियम के बाद आ रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम कंसिडर करें, सीरियम, गैलोडीनियम, ल्यूटेटियम, इन 3 एलिमेंट के पास D1 आ रहा है, बाकी सभी केस में D0 आ रहा है। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, जिनॉन 54। 54 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पर फिल करेंगे, जब भी नया पीरियड स्टार्ट होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन एस में फिल किए जाते हैं। फिर हम डी में 1 फिल कर रहे हैं, डी में 1 फिल करने के बाद हम एफ को फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 4f1। ऐसे अगर हम गैलोडीनियम की बात करें तो 6s2 5d1, बचे हुए इलेक्ट्रॉन हम 4f में फिल कर रहे हैं। डी में 1 तभी आ रहा है जब f7 या f14 है, सिर्फ एक सीरियम वाला केस अलग है जहाँ पर D1 आ रहा है क्योंकि f के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ल्यूटेटियम के अंदर क्या है, 6s2 5d1 4f14, बाकी किसी केस में D1 नहीं आ रहा। तो आप ये कह सकते हैं अदर लैंथेनोइड्स के लिए आपको 5d0 लेना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल करने हैं, 4f में। ये कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, इन 3 केस को आप याद रख लें, सीरियम, गैलोडीनियम, ल्यूटेटियम में D1, बाकी लैंथेनोइड में कोई भी आ जाए वहाँ पर क्या आएगा, D0। सभी लैंथेनोइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन कुछ लैंथेनोइड्स +2 और +4 भी शो करते हैं, लेकिन +2 +4 तभी वो शो करेंगे जब उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा हो, एफ सब शेल में स्टेबल हो रहा हो। सीरियम अगर आप +3 लेते हैं तो f1 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या हो रहा है, 4f0, इसलिए सीरियम +4 शो कर रहा है। टर्बियम ये भी +4 शो करता है क्योंकि यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, 4f7। यूरोपियम 2 पॉजिटिव शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, 4f7। यटरबियम 4f14। तो ये आपको 2 सेट याद रखने हैं, कौन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, सीरियम एंड टर्बियम। ऐसे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, यूरोपियम एंड यटरबियम। क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रहा है, सब शेल में स्टेबल हो रहा है। जो सीरियम +3 वाले कंपाउंड है
वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि सीरियम +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 के अंदर। इस प्रोसेस में वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि यूरोपियम और यटरबियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। अगर ये +2 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर रहे हैं, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं तो दूसरों को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनर शेल में F इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पोर होता जा रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि F इलेक्ट्रॉन 1 1 आ रहे हैं, इसलिए जो डिक्रीज है वो बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सभी लेंथ नोड का जो रेडियाई है वो नियर बाय सेम है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो केमिकल मेथड से हम लेंथ नोड को मिक्सचर में से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हमें फिजिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, आयन एक्सचेंज। साइज में माइनर चेंज होने पर भी ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब भी इनर शेल में F इलेक्ट्रॉन आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो उस केस में न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है, तो जो रेडियाई में डिक्रीज होगा वो कंपेरेटिव ज़्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, जितना बड़ा मेटल का साइज होता है उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर होता है, क्योंकि उसकी आयनीकरण एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आयनीकरण एंथैल्पी इंक्रीज होती है, साइज डिक्रीज हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं जो कोवलेंट करेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सीरियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट में लाई करता है, तो ये मोस्ट बेसिक है, ये राइट मोस्ट है, इसलिए ये क्या है, लिस्ट बेसिक। जिरकोनियम और ऑफ्मिनियम का रेडियाई सिमिलर है, मॉलिब्डेनियम और टंगस्टन का रेडियाई सिमिलर है। जो जिरकोनियम है वो बिलोंग करता है 4D ट्रांजिशन सीरीज से, ऑफ्मिनियम है वो 5D ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रहा है। तो इनके इनर में 14 4F इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड का साइज बिग है, मेटालिक बॉन्ड वीक होंगे, तो इसलिए ये क्या है, सॉफ्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज बिग होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। जिन लेंथेनॉइड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो FF ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए वो कलर्ड होंगे, और उनके आयन भी क्या होंगे, कलर्ड होंगे अगर उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन F ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है, F7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होने की वजह से FF ट्रांजिशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। जब तक ट्रांजिशन नहीं होगा तब तक वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, डायोनेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक हैं। तो 4F0 और 4F14 के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हैं। इनको छोड़कर सभी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। लेंथेनॉइड का जो साइज है वो बिग है, चार्ज डेंसिटी कम है, इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है, आयन का साइज स्मॉल होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। जो लेंथेनॉइड हैं उनका साइज बिग है, चार्ज डेंसिटी कम है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कम पार्टिसिपेट करते हैं। लेंथेनॉइड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको हम एज ए मिश मेटल यूज करते हैं, जो कि एक अलॉय है जिसके अंदर लेंथेनॉइड मेटल्स होंगे, कुछ पार्ट आयरन है और बहुत कम
सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है। मिश मेटल के अंदर हम लैंथेनोड कौन कौन से यूज करते हैं? सीरियम, लैंथेनम, नियोडाइमियम। मिश मेटल का एक्चुअल में एक अलॉय बनाने के लिए यूज होता है, जो जेट इंजन पार्ट्स में यूज किया जाता है। ये अलॉय किसका है? मैग्नीशियम और 3% मिश मेटल का। पहले हम लाइटनिंग पर्पज के लिए गैस सिलेंडर का यूज किया करते थे, जिसके ऊपर एक जाली टाइप की स्ट्रक्चर लगी होती थी, जिसे हम बोलते थे गैस मैंटल्स। उसके अंदर सीरियम ऑक्साइड का यूज होता था। अब हमने इसको यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि लाइट के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्स आ चुके हैं, इन्वर्टर सिस्टम में। 4F सीरीज एलिमेंट को आप याद कैसे कर सकते हैं? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं थी गदगद, तब दिल हुआ और तुम अब लौटी। तो 4F सीरीज एलिमेंट को आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर रेडियाई का ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है। एक्टिनाइड्स, 5F सीरीज एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स के केस में जो एनर्जी गैप है 5F और 6d ऑर्बिटल में बहुत कम है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 5F 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। सबसे पहले हम 7th पीरियड में किसको फिल करेंगे? 7s2 को, फिर D1 को, देन 5F को कम्प्लीटली फिल करेंगे। लेकिन थोरियम के अंदर कोई भी 5F इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कुछ जगह इरेगुलरिटीज भी आ रही हैं। इरेगुलरिटीज कब आ रही हैं? जब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। F0, F7, F14। जो 5F और 6d है उसमें यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, जबकि लैंथेनोड के केस में 4F और 5d में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बिग होता है। आप ये कह सकते हैं 4F तो अंदर की ओर दबा हुआ है काफ़ी, लेकिन जो 5F है वो 6d के क्लोजर है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से 5F इलेक्ट्रॉन इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जितनी कम आयनेशन एनर्जी होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी रीजन की वजह से जो एक्टिनॉइड्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम है, तो 4F इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो जो लैंथेनोड्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन ये लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 5F ऑर्बिटल है और 6d ऑर्बिटल है उनमें एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज़ क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इनर शेल में F इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो FF ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होगा, वो कलर्ड होगा। लेकिन F0, F7, F14 वाले क्या होंगे? कलरलेस होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामेग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। एक्टिनॉइड्स के केस में बहुत ज़्यादा F इलेक्ट्रॉन है, 4F वाले भी हैं और 5F वाले भी हैं। तो एक्टिनॉइड की जो चार्ज डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इजीली पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि लैंथेनोड के केस में
F इलेक्ट्रॉन कम थे उनके पास, तो उनकी चार्ज डेंसिटी क्या थी, कम थी, तो इसलिए इजली ऑक्सो आयन की फॉर्मेशन करते हैं। इनकी भी आयनेशन एंथैल्पी कम है, तो मेटालिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो सकते हैं। इनका नेचर रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इनका हम रेयर यूज करते हैं, इसलिए हम इनको स्टडी भी ब्रीफ में कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो गैस मेटल्स को अब हम यूज नहीं कर रहे हैं। पहले वहाँ पर हम सीरियम और थोरियम दोनों के ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं।